हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ मंथन पटेल और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरी चैनल कैम टीवी पे। बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे थे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर बेसिक डेफिनेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन ले ली। एटॉमिक मास क्या होता है वो जान लिया, एटॉमिक नंबर क्या होता है वो जान लिया। एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर के बाद डिफरेंट टाइप की अलग अलग स्पीसीज़ के बारे में भी इन्फॉर्मेशन ले ली। उसके अंदर हमने आइसोटॉप्स, आइसोटॉन्स, आइसोबार एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन ली। आज हम अलग अलग टाइप के दो मॉडल पढ़ने वाले हैं। आपकी जो NCERT बुक है उसके अंदर डायरेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन उससे पहले जो दो अलग अलग टाइप के मॉडल है, एक्चुअल में 3 मॉडल पढ़ने हैं आपको। एक पढ़ना है थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, और एक पढ़ना है अल्फा पार्टिकल रुथरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था वो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के डिपेंड्स पे चलेगा, वो है नील बोर मॉडल। तो ये मॉडल पढ़ना है आपको। उसके अंदर शुरुआत के ये जो 2 मॉडल है वो एकदम डिफरेंट है, मतलब कि अलग है। हम उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सो अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग पहले जो मॉडल है उसको सीख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्पेक्ट्रा के बारे में जानेंगे, स्पेक्ट्रा होता क्या है। ठीक है, आज हम सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। 2 मॉडल आज हमें पढ़ने हैं, वो दोनों मॉडल के बारे में बहुत ज़्यादा काम का है। आप 9th के अंदर पढ़ के आए हो, और 9th के अंदर जो पढ़ा था वो एकदम लोअर लेवल से था, अब थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। उसमें थॉमसन मॉडल जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है बहुत छोटा सा दिया है, लेकिन उसको हम थोड़ा डिस्क्राइब कर देंगे। आप सारी बातों को हाथ में पेन और नोट रखिएगा, नोट डाउन साथ में करते जाइएगा। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ थॉमसन। प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ थॉमसन क्या कहता है समझिए। सबसे पहले तो प्लम पुडिंग मॉडल, उसको नाम क्यों दिया गया प्लम पुडिंग, या उसका दूसरा नाम आप कह सकते हो राइजिंग पुडिंग, आप उसको कह सकते हो क्रिसमस पुडिंग, आप उसको कह सकते हो वाटरमेलन। क्लियर। सो वाटरमेलन टाइप स्ट्रक्चर जो है या प्लम पुडिंग टाइप जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर होता क्या है कि भाई कोई भी एक एटम, जैसे कि मैं यहाँ पे एक एटम ड्रॉ कर रहा हूँ, चलो एक एटम मैंने ड्रॉ कर दिया। थॉमसन ने ऐसा बताया कि एटम जो है वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि उसका ये जो सरफेस वाला पार्ट है, वो सरफेस वाला पार्ट वहाँ पे पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन जो है वो होता है, और सेंटर के अंदर सारे के सारे नेगेटिव पार्ट होते हैं। सेंटर के अंदर क्या होता है, सबका सब नेगेटिव पार्ट होता है। ये एक आप एज्यूम करो कि भाई मेरे हाथ में एक वाटरमेलन है, वाटरमेलन के अंदर जो सीड्स है वो सीड्स मेरे इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में काम कर रहे हैं। उसके आसपास का पार्ट जो है ग्रीन कलर का जो लेयर है बाहर का, वो पॉजिटिव स्फीयर के फॉर्म में काम कर रहा है। तो मॉडल जो एटम का है वो कुछ ऐसा होता है। थॉमसन ने ऐसा बताया कि भाई एटम का जो मॉडल है, एटम जो हमारा है वो कुछ इस तरीके का होता है। ये बात हो रही है बहुत पहले की। जैसे हमने 9th के अंदर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एटम पढ़ा, तब माफ़ कीजिए एलिमेंट पढ़ा, तब हमने वहाँ पे एक चीज़ सीखी थी कि डॉबरिनस का ट्रायड रूल आया था। देन आफ्टर हमने न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल पढ़ा, देन आफ्टर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ा, देन आफ्टर हेनरी मोसले के द्वारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ली। तो ये सब बहुत पहले से चलता आ रहा था। वैसे ही हम एटम के अगर बारे में बात करें तो एटम को लेकर भी बहुत सारे स्ट्रक्चर बने थे। वो स्ट्रक्चर में हमें जो 3 स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, 3 मॉडल पढ़ने हैं, उसमें से पहला मॉडल हम थॉमसन मॉडल की बात करें तो थॉमसन ने कुछ ऐसा बताया कि भाई इस तरीके का कुछ एटम होना चाहिए। हालांकि फिलहाल अभी का जो एटम है वो एकदम डिफरेंट है। उसमें सेंटर में न्यूक्लियॉन्स है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं। देन आफ्टर आसपास में ऑर्बिट्स है, इवन ऑर्बिटल्स भी फाइंड आउट हो चुके हैं। ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को फील करने के वेज आ चुके हैं। इसी चैप्टर में हमें थोड़ा आगे पढ़ना है, तो ये सारी बातें इन शॉर्ट हमें पढ़नी ही है। लेकिन जो पहले थॉमसन ने जो सबसे पहले डिराइव किया था, पहले ऐसा बताया कि भाई इस तरीके का मॉडल होना चाहिए, वो मॉडल कुछ ऐसा है। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा। ही सजेस्टेड दैट एटम इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर हैविंग इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड यूनिफॉर्मली गिविंग एन ओवरऑल पिक्चर ऑफ द प्लम पुडिंग। यानी कि भाई जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया कि भाई जो नेगेटिव पार्ट है वो सेंटर में है और पॉजिटिव पार्ट जो है वो बाहर है। क्लियर। और दूसरी बात, दिस मॉडल यहाँ पे डायरेक्ट फेल्ड कैसे हुआ वो बताया गया, ड्रॉबैक बताया गया, लेकिन उसकी 2-3 बातें यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ मैं, आप लोग वो भी साथ में लिख दीजिए। कि सबसे पहले तो ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन थे, वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वली अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किए थे। उसने क्या किए थे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, उसके जो अमाउंट थी, नंबर ऑफ प्रोटॉन थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, क्लियर, उसकी जो तादाद थी वो क्या थी, इक्वल थी। दूसरा,
उसने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को कुछ इस तरीके से अरेंज किया था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ एक प्रकार के फिक्स्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े हुए हैं। यानी कि भाई सेंटर में यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे कोई बाहर कोई एक प्रोटॉन है, तो वो दोनों के बीच में क्या होगा, एक प्रकार का फिक्स्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और वो फिक्स्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो हर एक के लिए होगा। जैसे कि भाई बाहर मेरे पास 50 प्रोटॉन है तो अंदर मेरे पास 50 इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो हर एक एक प्रकार की पैर होंगे। भाई एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच में एक फिक्स्ड प्रकार का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हो आप उसको। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नाम ना दो और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहो तो भी चलेगा, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आप उसके अंदर ऐड कर दीजिए। तीसरा पॉइंट अगर आप ऐड करना चाहो तो आप कर सकते हो कि इसका जो 2 नाम और है वो दूसरे 2 नेम कौन से है, एक प्लम पुडिंग, देन आफ्टर राइजिंग पुडिंग, देन आफ्टर आप लिख सकते हो क्रिसमस पुडिंग। एक और नेम जो सबसे ज़्यादा एमसीक्यू में एक बार आ चुका है वो है वाटरमेलन। क्लियर ना, वाटरमेलन लाइक स्ट्रक्चर होता है एटम का, जो जे थॉमसन ने दिया था। ठीक है, अब जे थॉमसन का ये मॉडल एक्चुअल में फ़िलहाल तो हमें पता है कि ये एक्सेप्ट नहीं हो सकता, पर उस वक्त क्या ड्रॉबैक निकाले गए थे कि भाई ये मॉडल क्यों एक्सेप्ट नहीं हो सकता है। ये मॉडल एक्सेप्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये कोई प्रकार के एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट देने में असमर्थ था। ये भाई कोई रिजल्ट एक्सपेरिमेंट किया, जैसे कि इसके बाद साइंटिस्ट आया रुथरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सपेरिमेंट को समझाने में ये भाई जो है वो क्या हुए, फेल हुए। रेडी, और वो क्यों फेल हुआ वो आपको रुथरफोर्ड पढ़ने के बाद समझ में आएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, खास मिस्टेक ना हो। और कैसा था वो, उसका मैं आपको स्ट्रक्चर जरा बता दूं। वो जो था वो कुछ इस तरीके का दिख रहा था। पॉजिटिव चार्ज देखो, स्फीयर जैसे इसके अंदर बताए गए हैं, लेकिन ये 3D व्यू है। जो ये आपको राउंड करके जो बताया गया है, अंदर जो इलेक्ट्रॉन राउंड करके ये जो बताया गया है वो इनर पार्ट है, वो अंदर की साइड है। और ये जो बाहर आपको पॉजिटिव पार्ट दिख रहा है वो क्या है, बाहर का पार्ट है। क्लियर, यूनिफॉर्मली एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन जो अंदर दिए गए हैं, एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन वो अंदर की साइड है, और प्रोटॉन जो है वो आउटर पार्ट में यानी कि बाहर की साइड है। ठीक है, तो इस तरीके की आपको फिगर ड्रॉ करनी रहेगी। ठीक है, खास ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट मॉडल की ओर। यही हमारा आज का मेन और लीड टॉपिक है, क्योंकि हमें रुथरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल मेन पढ़ना है। रुथरफोर्ड ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए, जो भी उन्होंने एक अपना अलग से प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया कि भाई एटम इस तरीके का होना चाहिए, उसने साथ में रीज़न भी दिए थे। लेकिन रुथरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था, रुथरफोर्ड का जो न्यूक्लियर मॉडल था, क्लियर, वो भी प्रॉपरली एक्सेप्ट हुआ नहीं। क्लियर, रुथरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और आप उसको दूसरा लिख सकते हो रुथरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या न्यूक्लियर मॉडल। क्लियर, अब वो जो मॉडल है उसके अंदर एक्चुअल में क्या था, मैं आपको थोड़ा सा पहले फिगर थोड़ा समझा दूँ उसका, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे एक आपके सामने एक फिगर मैंने रखी हुई है। उसने किया क्या था, यहाँ पे जो गोल्ड की फॉइल आपको दिख रही है, ये जो गोल्ड की फॉइल है, वो फॉइल के ऊपर उसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल का क्या किया, उसके ऊपर एक प्रकार का इफेक्शन किया। यानी कि जैसे ही अल्फा पार्टिकल को उसने उसके ऊपर फेंकना चालू किया, अल्फा पार्टिकल जो कि रेडियम से निकलते हैं, आप वाइट लाइट की टॉर्च होती है वहाँ से भी अल्फा पार्टिकल जनरेट करवा सकते हो। रेडी, सो वो जो है अल्फा पार्टिकल, उसने क्या किया, एक प्रकार का एमिशन किया अल्फा पार्टिकल का, किसके ऊपर, गोल्ड की फॉइल के ऊपर। अब ये जो गोल्ड की फॉइल है वो फॉइल कुछ अलग तरीके से थी। वो फॉइल जो एकदम पतली, आप गिन सकते हो 100 नैनोमीटर, खास ध्यान रखिए एमसीक्यू के लिए आ सकता है। 100 नैनोमीटर उसका क्या था, डायमीटर था, एक माफ़ कीजिए उसकी थिकनेस थी, कितनी थी, 100 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर समझिए 10⁻⁹ होता है मीटर, यानी कि मीटर का 1 के पीछे 9 जीरो लगाओ, उतनावा भाग, और वो भी कितना, उतना भी नहीं, उसका भी 100 गुना, यानी कि कितना सोच सकते हो कितना पतला होगा, एकदम थीन लेयर। उसके ऊपर उसने क्या किया, गोल्ड का ये जो फॉइल है उसके ऊपर उसने अल्फा पार्टिकल को एमिट करना चालू किया। जैसे अल्फा पार्टिकल को उसने एमिट करना चालू किया, और माफ़ कीजिए एमिशन करते वक्त उसने आसपास, ये जो आपको दिख रहा है ये वो एक प्रकार का क्या है, डिटेक्टिंग स्क्रीन लिखा है, आप उसको दूसरा लिख सकते हो फोटोग्राफिक प्लेट। क्या लिख सकते हो, फोटोग्राफिक प्लेट, या तो उसका दूसरा नाम है फ्लोरोसेंट स्क्रीन। नोट डाउन कीजिए बच्चों, क्या
फोटोग्राफिक प्लेट या तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन। तो फोटोग्राफिक प्लेट या तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन जो है उसके ऊपर उनका फंक्शन क्या होता है एक्चुअल में, जब भी कभी स्क्रीन के ऊपर कोई भी पार्टिकल टकराता है, मैंने आपको जब CRT एक्सपेरिमेंट पढ़ाया तब आपको बताया था कि वहाँ पे ट्यूब के बीच में जब फोटोग्राफिक प्लेट को रखा गया तब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का स्पार्किंग हुआ, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन टच हुए, मतलब तभी पता चला कि कैथोडिक रे के अंदर इलेक्ट्रॉन नाम का कोई पार्टिकल है, मतलब कि कोई पार्टिकल है, फिर उसको नाम इलेक्ट्रॉन दिया गया। बट जब भी कभी कोई रे उसके अंदर से गुजरते हैं और बीच में मैंने ऐसी फोटोग्राफिक प्लेट रख दी तो वहाँ पे स्पार्किंग हो रहा है, वहाँ पे स्पार्क हो रहा है, तो मुझे पता चलता है कि भाई वहाँ पे जो रे मैं भेज रहा हूँ वो रे जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है, मत माफ़ कीजिए कोई पार्टिकल मौजूद है, ठीक है, उसको फिर जे थॉमसन ने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। ओके, सो यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया, आसपास में एक देखिए आपको यू शेप की एक प्रॉपर, ये जो यू शेप है वो प्रॉपर क्या कर दिया, यू शेप की एक उन्होंने उसके आसपास एक फोटोग्राफिक प्लेट रख दी। फिर जैसे ही अल्फा पार्टिकल उसके ऊपर उसने एम्बेड करना चालू किया, एमिशन किया उसका, तो एक्चुअल में अल्फा पार्टिकल का जैसे ही मैं आपको एक सीधा लैंग्वेज में बताऊं कि भाई जैसे कि देखिए ज़रा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जैसे ये गोल्ड फॉइल है, तो गोल्ड फॉइल है उसके अंदर ये गोल्ड के एटम है, एकदम पतला सा फॉइल है, देखिए यहाँ पे ये गोल्ड के एटम में ड्रॉ कर रहा हूँ, एकदम पतला सा फॉइल है, क्लियर, या ये थोड़ा 3D व्यू है समझिएगा, एकदम पतला सा। अब ये सेंटर में उसके मैं स्ट्रक्चर का जो न्यूक्लियस है उसको मैं दिखा देता हूँ, मुझे फिलहाल पता था वो न्यूक्लियस है, उस वक्त नहीं पता था। अब क्या हुआ, जैसे ही अल्फा पार्टिकल को उसने एम्बेड करना चालू किया तो क्या हुआ, ऐसे बहुत सारे अल्फा पार्टिकल क्या होने लगे, आसपास ऐसे आर पार निकलने लगे, पर कुछ ऐसे फ्यू रेज थे, बहुत ही कम रे, जो क्या हुए वहाँ पे टकरा के क्या हुए, कहीं भी कुछ किसी जगह पे टकरा के क्या हुए, रिबाउंड हुए, क्या हुए, रिबाउंड, किस जगह पे टकराए और रिबाउंड हुए, टकराए और रिबाउंड हुए, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं थी। अब आप सोचिए कि यही चीज़ अब इसके आसपास यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके आसपास ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो यू शेप है वो बराबर यू शेप, देखिए उसका थोड़ा कलर बदल देते हैं, ये जो है ये जो यू शेप है, रेडी, ये शेप के अंदर मैंने फ्लोरोसेंट स्क्रीन रखा हुआ है। अब ये गोल्ड की फॉइल है और ये फॉइल के ऊपर से जैसे ही अल्फा पार्टिकल जाए तो सारा स्पार्किंग यहाँ पे होना चाहिए ना, रेडी ना, क्योंकि आर पार निकल जा रहे थे, लेकिन कुछ कुछ स्पार्किंग हो रहे थे, यहाँ पे भी स्पार्क हो रहा था, यहाँ पे भी स्पार्क हो रहा था, यहाँ पे भी हो रहा था, यानी कि सारे पार्टिकल बिखरते जा रहे थे, क्या हो रहे थे, सारे पार्टिकल कहीं ना कहीं बिखर जा रहे थे। इसके ऊपर से उसने कुछ एक्सपेरिमेंट लिए, कुछ अपना माफ़ कीजिए कुछ कंक्लूजन लिए, फिर उसने कुछ ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्जर्वेशन लेने के बाद उसने उसका कंक्लूजन दिया अलग अलग टाइप के, वो जो क्या था उसके बारे में हमें आज इन्फॉर्मेशन लेनी है, ठीक है, आपको मॉडल समझ में आ गया क्या है, ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे यही चीज़ हुई, बहुत सारे पार्टिकल निकले, यहाँ पे मैंने ये चीज़ बताई हुई भी है, अलग से एक ये ड्रॉ भी किया है, देखिए बहुत सारे अल्फा पार्टिकल आर पार निकल गए, रेडी, और बहुत सारे अल्फा पार्टिकल आर पार निकल जाने के बाद भी कोई प्रॉपर देखिए यहाँ पे ये बहुत सारे अल्फा पार्टिकल निकल गए, लेकिन साथ में कुछ पार्टिकल देखिए यहाँ पे भी दिख रहा है, ये देखिए कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो क्या हो रहे थे, यहाँ पे रिबाउंड हो रहे थे, रिबाउंड मतलब कहीं ना कहीं बीच में सीधे जाना चाहिए लेकिन टेढ़े मेढ़े जा रहे थे, ओके, ऐसा क्यों हुआ, तो उसने क्या किया, एक खुद का ऑब्जर्वेशन लिया कि भाई बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो है उसके अंदर क्या जा रहे, देखो मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि हमने यहाँ पे फ़िलहाल ड्रॉ किया था, वैसे एक नॉर्मल की बात करता हूँ भाई, जैसे मैंने यहाँ पे 4 एटम ड्रॉ कर दिए हैं, 3 एटम माफ़ कीजिए, अब उसके अंदर मैं अल्फा पार्टिकल को ऐसे फटाफट से भेज रहा हूँ, तो कुछ पार्टिकल कहीं पे टकरा के क्या हो रहे थे, रिबाउंड हो रहे थे, क्लियर। अब रिबाउंड हो रहे थे इसका मतलब क्या कि भाई बहुत सारे अल्फा पार्टिकल अगर ये जो है मैंने यहाँ पे फ्लोरोसेंट स्क्रीन रखी हुई है, तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन के अंदर अगर बहुत सारे अल्फा पार्टिकल टकरा रहे तो सारे यहाँ पे टकराने चाहिए थे, लेकिन कुछ ऊपर नीचे टकरा रहे थे, मतलब क्या हुआ कि एटम जो है उसके अंदर से सारे के सारे रे ऐसे सीधे नहीं निकल रहे हैं, कुछ रे ऐसे है जो क्या हो रहा है, टकरा के ऐसे टेढ़े जा रहे हैं, कुछ रे कहाँ जा रहे हैं, ऐसे टेढ़े जा रहे हैं, बराबर, कुछ रे क्या जा रहे हैं, ऐसे टेढ़े, सीधे नहीं जा रहे। तो इसके ऊपर से ऑब्जर्वेशन ये भी मिलता है कि वे पूरा का पूरा एटम खाली नहीं है, कहीं पे कोई ऐसा वेट वाला पार्ट है जहाँ पे मेरा रे टकरा के थोड़ा क्या हो रहा है, रिबाउंड। अब सीधी सी बात है, जहाँ पे दीवार नहीं है आप वहाँ पे चल रहे हो तो सीधे चले जाओगे, लेकिन जहाँ पे दीवार है वहाँ पे चलोगे तो टकराओगे, सही है ना। मैं किसी बॉल को, मैं टेनिस बॉल को अगर थ्रो करता हूँ और मेरे पास समझिए कि 3-4 डंडे मैंने सामने लगाए हुए हैं, लेकिन मैं थ्रो करूँगा, डंडे को टच नहीं करेगा तो सीधा चलेगा, लेकिन जैसे ही वो डंडे को टच करेगा तो वो कहीं ना कहीं टेढ़ा मेढ़ा जाएगा ना, रिबाउंड होगा वो, बराबर। तो बस वो वेट वाला पार्ट कहीं पे वहाँ पे है, वो वेट वाले पार्ट को उसने न्यूक्लियस नाम दिया,
उसने आसपास में बहुत सी खाली जगह है वहाँ पे ऑर्बिट्स है ऐसा बताया, यानी कि इलेक्ट्रॉन है वहाँ ऐसा बताया। ठीक है, ये सारी बातें रुदरफोर्ड ने बताई। क्या था उसको डिटेल में देखते हैं। चलिए टॉपिक की ओर चलते हैं। समझ में आ गया आपको पहले फिगर क्या है, अब आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। देखिए रुदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल जो है उसके अंदर लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। सबसे पहले रुदरफोर्ड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट ऑन द बॉम्बार्डमेंट ऑफ द थीन। देखो थीन लेयर यहाँ पे बताया गया है 10⁻⁴ mm AU गोल्ड फॉइल। एक्चुअली में यहाँ पे 100 नैनोमीटर आता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 100 नैनोमीटर आएगा। रेडी, इसको ज़रा करेक्ट कर दीजिएगा, 100 नैनोमीटर। क्लियर, क्योंकि बहुत कम है, बहुत कम मतलब कि आप गिर भी नहीं सकते, इतना कम देख भी नहीं सकते हो, एकदम माइनर लेवल पे। अब 10⁻⁴ mm तो वो ज़्यादा हो जाएगा, वो नहीं आएगा, वहाँ पे गलती से वो प्रिंट हुआ है। नाउ सो रुदरफोर्ड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट ऑन द बॉम्बार्डमेंट ऑफ द 2 थीन गोल्ड फॉइल विथ हाई स्पीड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एमिटेड फ्रॉम रेडियम। देखो रेडियम से क्या हुआ है, रेडियम से एमिट हुआ है ये। तो अगर रेडियम से एमिट हुआ है तो आप वाइट लाइट कह सकते हो, रेडियम से एमिट हुआ है वाइट लाइट, आप रेडियम के अंदर से निकाल सकते हो, अलग अलग टाइप के दूसरे अल्फा पार्टिकल निकाल सकते हो। रेडी, सो रेडियम खास ध्यान रखना। गिव द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट। कौन कौन से उनके एक्सपेरिमेंट थे, माफ़ कीजिए ऑब्जर्वेशन थे। सबसे पहले तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। देखा हमने, देखा ना यहाँ पे, देखिए ऐसे बहुत सारे थे, बहुत सारे आर पार निकल जा रहे थे। सम ऑफ देम वेर डिफ्लेक्टेड अवे फ्रॉम देयर पाथ। बहुत कम थे जो क्या हो रहे थे, ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहे थे, बहुत कम थे जो क्या हो रहे थे, डिफ्लेक्ट हो रहे थे। ओके, सो देन ओनली फ्यू 1 in about 10,000 were returned back to their original direction to propagation। अब इसका मतलब क्या समझो, क्या कि भाई मेरे ये जो मैंने यहाँ पे ये बनाया है उसके अंदर अगर मैं 10,000 रे को ऐसे सीधा फेंक दूँ तो एक रे ऐसा होगा, एक रे जो क्या होगा, ऐसे रिबाउंड होगा। ये ब्लैक कलर के जो आपको दिख रहा है वो 10,000 है। 10,000 रे को मैंने फेंक दिया तो एक ब्लैक कलर का ऐसा रे होगा, माफ़ कीजिए रेड कलर का, जो क्या हो रहा है, रिबाउंड हो रहा है। यानी कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पार्टिकल होंगे, माफ़ कीजिए बहुत कम ऐसे वेट वाले पार्टिकल होंगे जहाँ पे मेरा रे टकरा के रिबाउंड हो रहा है। रेशियो बहुत ज़्यादा है। एक्चुअल में ये जो रेशियो है 9th की बुक के अंदर कुछ 1200 दिया हुआ है, आपकी बुक के अंदर 20,000 दिया हुआ है या 12,000 दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखा है 10,000। तो ये अप्रोक्स आंकड़े होते हैं, आपको अप्रोक्स नंबर ही लिखने हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है 1 in about 10,000। अबाउट मतलब कि फिक्स नहीं है। क्लियर, आप 12,000 नियर अबाउट लिख सकते हो, आप 10,000 लिख सकते हो, क्योंकि वो गिनने तो हम गए नहीं थे, वो तो फिक्स्ड है। क्लियर ना, वो तो गिन तो नहीं सकते ना हम, इसलिए उसको अप्रोक्स लिया जाता है। सो ओनली फ्यू पार्टिकल वेर ओनली फ्यू रेज वेर रिटर्नड बैक टू देयर ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन। ओके, सो ध्यान रखिए 3 ऑब्जर्वेशन लिए गए। पहला, बहुत सारे आर पार निकल गए, बहुत कम डिफ्लेक्ट हुए। डिफ्लेक्शन रेशियो कह सकते हो आप इसको, क्या कह सकते हो, डिफ्लेक्शन रेशियो। लिख दीजिए डिफ्लेक्शन रेशियो कितना था, डिफ्लेक्शन रेशियो 1/10,000 अप्रॉक्स, 1/10,000 अप्रॉक्स। क्लियर, ध्यान रखिएगा, खास मिस्टेक ना हो, बराबर। चलिए नाउ आगे बढ़ते। अब इसके ऊपर से उसने ऑब्जर्वेशन लिए। क्या ऑब्जर्वेशन लिए, फ्रॉम दी अबव ऑब्जर्वेशन, माफ कीजिए उसने कंक्लूजन लिए। क्या कंक्लूजन लिए, ही कंक्लूड दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट वन, न्यूक्लियस। एटम क्या कंसिस्ट करता है, न्यूक्लियस। मैंने आपको बताया, उसने न्यूक्लियस को डिफाइन किया कि भाई सेंटर के अंदर कोई एक ऐसा हेवी पार्टिकल है जिस पार्टिकल पे मेरा रे टकरा के रिबाउंड हो रहा है। सही है ना। सो अगर वो पार्टिकल होता नहीं, वहाँ पे कोई ऐसा वेट वाला पार्ट नहीं होता जो कि एक साथ वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हुआ है, तो मेरा रे रिबाउंड होता ही नहीं, वो सीधा चला जाता। बट वहाँ पे वो रिबाउंड हुआ, मतलब कि डिफ्लेक्ट हुआ, मतलब कि मेरा जो न्यूक्लियस है वो वहाँ पे क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। एक न्यूक्लियस होगा विच इज स्मॉल इन साइज बट कैरीज द एंटायर मास। समझिएगा, बट कैरीज एंटायर मास, पूरे एटम का मास। मैंने आपको एटॉमिक मास की जब डेफिनेशन लिखवाई तब मैंने आपको एक चीज़ बताई। क्या बताई, कि जब भी कभी एटॉमिक मास की डेफिनेशन लिखते हैं तो आप दोनों चीज़ एक साथ लिखते हो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन न्यूट्रॉन तो बाद में डिस्कवर हुए ना, 1932 चैडविक ने 1932 में डिस्कवर किए प्रोटॉन, माफ कीजिए न्यूट्रॉन को। तब तो प्रोटॉन नहीं था। तो मतलब कि उसने बताया कि भाई कोई पॉजिटिव पार्ट ऐसा है जो मेरे सेंटर के अंदर क्या हुआ है, कॉन्सेंट्रेट हुआ है, इकट्ठा हुआ है वहाँ पे, जहाँ पे मेरा रे टकरा रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट,
एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट विच कंटेन इलेक्ट्रॉन्स। दिस मॉडल वॉज सिमिलर टू द सोलर सिस्टम। देखिए पहले तो उसने जो पहला स्टेटमेंट देख लीजिए, क्या कहा उसने कि भाई ये जैसे कि सेंटर वाला पार्ट है, उसके आसपास ये खाली भाग है, वहाँ पे यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है वहाँ पे, क्योंकि वो तो बिखरे हुए हैं, इसलिए उसको ये रे जो जा रहा है कोई डिफेक्ट नहीं हो रहा, कोई मतलब परेशानी नहीं कर रहा है। लेकिन सेंटर वाले पार्ट में यहाँ पे जब कोई टकरा रहा है तब वो क्या हो रहा है? रिबाउंड हो रहा है। वहाँ पे टकरा के क्या हो रहा है? रिबाउंड हो रहा है। ठीक है, सो आसपास में क्या है? खाली भाग है, एम्प्टी पार्ट है, ऐसा उसने बताया। ठीक है, बहुत ही कम ऐसा पार्ट है जो क्या है? एम्प्टी, ऐसा उसने बताया। और तीसरा यहाँ पे नहीं लिखा लेकिन आप लोग नोट डाउन कर दीजिए, तीसरा क्या कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वो दोनों एक प्रकार के फिक्स्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए थे, जैसा हमने सीखा था थॉमसन मॉडल के अंदर। यहाँ पे भी वो चीज़ आती है। रुथरफोर्ड ने भी ये चीज़ बताई थी कि इलेक्ट्रॉन बाहर की साइड है, प्रोटॉन अंदर की साइड है, बराबर, और वो दोनों एक दूसरे के साथ फिक्स्ड टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को बाहर नहीं निकलने देगा और इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन बाहर कहीं पे छटकने नहीं देगा, कोई बाहर ऐसे निकल नहीं जाएगा। ठीक है ना, सो इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा काम की है, ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू उसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा आते हैं। ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। दैट न्यूक्लियस इज स्मॉल, heavy and positively charged portion of the atom and located at the center of atom। देखिए सेंटर ऑफ एटम, एटम के सेंटर में लोकेट हुआ है, बहुत ही ज़्यादा भारी है, एकदम छोटा सा पार्ट है और उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। कौन से पार्टिकल है पॉजिटिवली चार्ज? भाई उसके पास प्रोटॉन है। क्या है उसके पास? प्रोटॉन। सो all the positive charge of atom are present in nucleus known as proton। देखिए सेकंड स्टेटमेंट में आ भी गया। now nucleus contain neutrons and proton। फिलहाल की बात करें तो हमें पता चला कि सेंटर में न्यूट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है। now and hence there दिस पार्टिकल कलेक्टिवली ऑल्सो रिफर्ड एज न्यूक्लियॉन्स। डेफिनेशन बहुत सारी बार आती है बच्चे और मिस्टेक करते हैं न्यूक्लियॉन्स के अंदर, सारे पार्टिकल एक साथ लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियॉन तीनों कहे जाते हैं, न्यूक्लियॉन्स नहीं। न्यूक्लियॉन्स मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करने वाले जितने भी पार्टिकल है। हमने पहले बताया कि भाई न्यूक्लियस के अंदर हैवी और पॉजिटिवली चार्ज होता है जो कि प्रोटॉन होता है। 1932 में पता चला कि न्यूट्रॉन भी होता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों हमारे सेंटर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों एक ही चीज़ में होता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा खास। ओके, नाउ द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज मेजर्ड इन फर्मी। फर्मी इन द सेंस, फर्मी एक प्रकार का यूनिट है। फर्मी मतलब क्या? 10⁻13। फर्मी मतलब क्या? 10⁻13। रेडी? फर्मी फेम्टो कहते हो ना, 10⁻12 को जैसे फेम्टो कहते हो, वैसे फर्मी मतलब क्या? फर्मी मतलब 10⁻13 सेंटीमीटर। ओके, ध्यान रखिएगा। और न्यूक्लियस की साइज मेजर की जाती है फर्मी के अंदर। नाउ मोस्ट टाइम पे एमसीक्यू, द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज ऑर्डर ऑफ 1.5 to 6.5 फर्मी। रेडी? 1.5 to 6.5 फर्मी होता है। फर्मी मतलब 10⁻13। रेडी? याद रखिएगा, एमसीक्यू के फॉर्म में वैसे भी आ सकता है। क्या? 1.5 फर्मी से लेके 6.5 फर्मी तक न्यूक्लियस के रेडियस की रेंज होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, दिस एग्जिबिटेड दैट न्यूक्लियस इज 10⁻5 टाइम्स स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू द टोटल साइज ऑफ एन एटम। दिख रहा है? देखिए क्या, टोटल साइज ऑफ एन एटम, यानी कि टोटल की कंपैरिजन अगर मैं करता हूँ टोटल, तो 10⁻5 टाइम छोटा है एटम की कंपैरिजन में न्यूक्लियस जो है वो। कैसे? देखिए, आपको समझा देता हूँ, जरा देख लीजिए ब्लैंक पेज पे। देखिए यहाँ पे ये एक एटम है और एटम का ये जो है वो न्यूक्लियस है। क्लियर? ये क्या है? न्यूक्लियस। एटम किसे कहते हैं? आउटर मोस्ट बाउंड्री तक का जो मेरा पूरा पार्ट होता है वो, ये जो आखिरी आपको बाहर ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो बाहर का
वो एटम की बाउंड्री लाइन है, ठीक है, और ये जो अंदर बीच वाला है वो मेरा एटम है, ठीक है, न्यूक्लियस है, माफ़ कीजिए। अब सेंटर से लेके न्यूक्लियस तक का जो रेडियस होगा वो न्यूक्लियस का रेडियस होगा, यानी कि ये सेंटर से लेके ये जो इतना छोटा सा पार्ट आपको दिख रहा है ये जो होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियस का रेडियस होगा, और ये जो होगा वो क्या होगा, वो एटम का रेडियस होगा। रेडी ना, ये न्यूक्लियस का रेडियस होगा, ये एटम का रेडियस होगा। तो यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि हमारा जो न्यूक्लियस का रेडियस होता है वो 10⁻⁵ टाइम छोटा होता है। क्या होता है, छोटा, एज कंपेयर टू वॉल एटम। वो तो दिख ही रहा है, पूरे एटम से ये इतना बड़ा है और ये इतना छोटा है, तो सही है ना, न्यूक्लियस इतना सही है, एटम इतना बड़ा है, तो इसका रेडियस इसकी रेडियस से तो बड़ा ही होगा। कितना बड़ा, तो 10⁻⁵ टाइम। ये MCQ बहुत बार आया है गुजकेट के अंदर, तो ध्यान रखिएगा खास कि ये चीज़ बहुत सारी बार पूछी गई है कि एटॉमिक रेडियस जो होता है उसकी कंपैरिजन में न्यूक्लियस की रेडियस कितनी छोटी है, 10⁻⁵ टाइम बड़ा है एटम का रेडियस एज कंपेयर टू द न्यूक्लियस रेडियस। रेडी, चलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वॉल्यूम की ओर जाते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट 10⁻39 सेंटीमीटर क्यूब। ये भी आया है, देखिए ये सारे नंबर्स मैंने इसलिए यहाँ पे मेंशन किए हुए स्लाइड के अंदर क्योंकि ये सारी चीज़ें MCQ में पूछी गई है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितना है, न्यूक्लियस का वॉल्यूम 10⁻39 सेंटीमीटर क्यूब एंड एटम इज 10⁻24 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज 10⁻15 टाइम दैट ऑफ द एटम। देखिए वॉल्यूम है वो अगर हम देखने जाए एज कम्पेयर टू न्यूक्लियस कितना हो जाएगा, 10⁻15 टाइम बड़ा हो जाएगा। वॉल्यूम हुआ, अगर वॉल्यूम देखिए 2 MCQ ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम की बात अगर आती है तो आप लोग किससे डिनोट करोगे, माफ़ कीजिए 10⁻15, और रेडियस की बात आती है तो किससे करोगे, 10⁻5 टाइम। ओके, सो ध्यान रखिएगा एटम की साइज़ के बारे में। अब न्यूक्लियस का इन्फॉर्मेशन खत्म हुआ, न्यूक्लियस के बारे में रुथरफोर्ड ने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। अब रुथरफोर्ड के ड्रॉबैक की ओर जाते हैं कि भाई रुथरफोर्ड का मॉडल भी एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो क्या ऐसा हुआ कि वो मॉडल भी एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो ज़रा उसका टॉपिक भी देख लेते हैं। इट डज नॉट ओबे द मैक्सवेल थियरी ऑफ इलेक्ट्रोडाइनमिक्स। अकॉर्डिंग टू इट, स्मॉल चार्ज पार्टिकल मूविंग अराउंड ऑपोजिटली चार्ज सेंटर कंटिन्यूसली लूज इट एनर्जी, इट कैन इलेक्ट्रॉन समथिंग समथिंग। देखो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ अच्छी तरीके से, क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए जैसे ही उसने अपना एक्सपेरिमेंट किया और उसने बताया कि भाई बहुत सारे पार्टिकल आसपास निकल जा रहे हैं, सेंटर में न्यूक्लियस है, आसपास में इलेक्ट्रॉन है जो ऑर्बिट के ऊपर टहल रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो मैक्सवेल नाम के एक साइंटिस्ट ने ऐसा बताया था कि जब भी कभी कोई पॉजिटिव चार्ज के आसपास नेगेटिव चार्ज फिक्स्ड एक्सेलरेशन के अंदर घूमता है, समझना मैं जो बोल रहा हूं उसको साथ में लिखना हो तो लिख दीजिए, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, बराबर। ये चीज़ बताई किसने, किसने बताई भाई, ये चीज़ बताई रुथरफोर्ड ने कि सेंटर में प्रोटॉन बहुत सारी मात्रा में मौजूद है और आसपास में इलेक्ट्रॉन है। अब अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के आसपास है, माफ कीजिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के आसपास है और आसपास में वो घूम रहा है, तो मैक्सवेल ने ऐसा बताया था कि अगर कोई पार्टिकल जो कि नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव पार्टिकल के आसपास या तो कोई पॉजिटिव पार्टिकल नेगेटिव पार्टिकल के आसपास घूमेगा, यानी कि मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई दो ऑपोजिट चार्ज वाले पार्टिकल एक दूसरे के आसपास कोई फिक्स्ड एक्सेलरेशन से घूमेंगे तो उनके बीच में एक प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जमा होगा और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे नज़दीक आता जाएगा, और यानी कि नेगेटिव चार्ज नज़दीक आता जाएगा और एक टाइम ऐसा होगा नज़दीक आते 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 वो किस में समा जाएगा, हमारे सेंटर में। अगर वो सेंटर में समा जाएगा तो हमारे एटम का एग्जिस्टेंस हिल जाएगा ना, एटम एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ एक्चुअल में होती नहीं होती ना एटम के, वरना तो कोई भी एटम एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये उसका ड्रॉबैक है कि भाई आप बता रहे हो साथ में इलेक्ट्रॉन है, सही है, प्रोटॉन है, सही है, लेकिन इस भाई ने इंफॉर्मेशन नहीं दी कि इलेक्ट्रॉन कितने डिस्टेंस पे और कितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से और कितनी एनर्जी के साथ, ये लिख दीजिए बच्चों, ये लिख दीजिए, बहुत काम का है, कितनी एनर्जी के साथ कितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ घूम रहा है
उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। कितनी रेंज में घूम रहा है वो भी नहीं बताया, कितने डिस्टेंस पे घूम रहा है वो भी नहीं बताया। अगर ये सारी बातें पता होती तो मैक्सवेल का ये जो लॉ है वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता, बल्कि फिलहाल हो रहा है। और अगर ऐसा हो तो हमारा एटम एग्जिस्ट ना कर पाए, पर ऐसा होता नहीं है, एटम तो एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये उसका पहला ड्रॉबैक है। ठीक है, अब इसके ऊपर से एक रीज़न बच्चों आता है कि मैंने आपको एक चीज़ अभी ऊपर ही सिखाई, ऊपर बोला भी सही, कि जैसे सोलार पैनल होती है, माफ़ कीजिए सोलार सिस्टम होती है, सोलार सिस्टम में भी ये चीज़ होती है, पर सोलार सिस्टम के अंदर तो ये चीज़ नहीं होती। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, सेंटर में मेरे पास सन है ना, सन के आसपास बहुत सारे चीज़ें घूम रही है भाई। पहले वीनस घूम रहा है, फिर उसके अंदर दूसरा अलग अलग टाइप के बहुत सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। तीसरे स्थान पे हमारा अर्थ है। ठीक है ना, मैं फिलहाल अर्थ की ही बात करता हूँ। यहाँ पे तीसरे स्थान पे हमारा अर्थ है। क्लियर, माफ कीजिए इलेक्ट्रॉन नहीं है, तीसरे स्थान पे हमारा अर्थ है। तो भाई ये तो कोई फिक्स एक्सेलरेशन में घूम रहा है ना, 365 दिन में आसपास घूम लेता है और खुद भी घूम रहा है 24 घंटे। तो अगर ये ऐसे आसपास घूम रहा है तो ये जो है अर्थ जो है धीरे धीरे नज़दीक आनी चाहिए ना, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इसके नज़दीक आनी चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ऐसा रीज़न एक बार पूछा गया था, क्यों? तो आप लोग पहले तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि ऐसा क्यों नहीं होता, सोलर सिस्टम में ऐसा क्यों नहीं होता, क्यों अर्थ नज़दीक नहीं आ जाती। बराबर। अब यहाँ पे कुछ बच्चे लिखेंगे भाई ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऐसा नहीं होता। नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स है तभी तो ये एग्जिस्ट कर रहा है। बराबर, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही तो एग्जिस्ट कर रहा है। बराबर, ये रीज़न नहीं आएगा, आप लोग प्रॉपर रीज़न लिखिएगा। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ, लिखने के बाद आप लोग ज़रा देख लीजिए एक्चुअल रीज़न क्या है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन और माफ़ कीजिए अर्थ और सन जो होता है वो दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़रूर लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़रूर लगता है, पर ये दूसरे के अंदर समा नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन भी है, घूम भी रहा है, पर वो चार्ज्ड पार्टिकल नहीं है। ऐसा रीज़न था, ये प्रॉपर रीज़न ये है। हमारा अर्थ और हमारा सन कोई चार्ज पार्टिकल थोड़ी है। मैक्सवेल ने क्या बताया, मैंने इसलिए आपको बार बार ये चीज़ थोड़ा वहाँ पे ब्रॉड करके बताया था कि कोई अपोजिटली चार्ज पार्टिकल जब घूमेंगे तभी ये चीज़ होगी, वरना नहीं होगा। कोई अपोजिटली चार्ज पार्टिकल घूमेंगे तभी, वरना ये बात नहीं होगी। सही है ना, तो ध्यान रखिएगा इस बात को खास। ठीक है, ये रीज़न आ चुका है इसलिए। चलिए अब टॉपिक की ओर जाते हैं, ड्रॉबैक की ओर। पहला ड्रॉबैक समझ में आ गया, अब पढ़ते हैं। अब देखिए, अब आपको समझ में आएगा। इट डज नॉट ओबे द मैक्सवेल थियरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जो मैंने समझाया। अकॉर्डिंग टू इट, स्मॉल चार्ज पार्टिकल माने प्रोटॉन मूविंग अराउंड ऑन ऑपोजिटली चार्ज सेंटर कंटिन्यूसली लूजेस इट्स एनर्जी। इलेक्ट्रॉन अगर प्रोटॉन के आसपास घूमेगा कंटिन्यूस तो अपनी एनर्जी गवाएगा। एन इलेक्ट्रॉन डज सो, इलेक्ट्रॉन ऐसा करता है, सो इट शुड कंटिन्यूसली लूज एनर्जी, अपनी एनर्जी गवाता जाएगा। एनर्जी गवा के वो नज़दीक आता जाएगा, नज़दीक आते आते क्या होगा, शुड सेट अप अ स्पाइरल मोशन अल्टीमेटली फॉलिंग इनटू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। लेकिन ऐसा होता है नहीं, ऐसा नहीं होता। नाउ सेकंड वन, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एच एटम एंड डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नेचर। ये जब हम नील बोहर मॉडल पढ़ेंगे, नील बोहर मॉडल, तब आपको ये लाइन अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए आगे जो हमने थॉमसन मॉडल पढ़ा वहाँ पे हमने क्या लिखा था, ये कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट नहीं समझा पाया। क्यों? क्योंकि वो रिजल्ट कौन से थे, तो कि रुथरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट समझा नहीं पाया। तो कैसे भाई, रुथरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था कि भाई बहुत सारे अल्फा पार्टिकल ऐसे आसपास निकल जा रहे हैं, और हमारे भाई थॉमसन ने क्या बताया था, भाई कोई एक एटम ऐसा है जिसके अंदर तो ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और बहुत सारे प्रोटॉन, ऊपर सरफेस के ऊपर बहुत सारे प्रोटॉन और अंदर की साइड बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये सरफेस के साथ ये जो चीज़ टकरा के रिबाउंड होना, अगर एटम खाली हो तो हम कह सकते हैं बहुत सारे अल्फा पार्टिकल निकले। पर अगर एटम खाली ही नहीं है, थॉमसन ने बताया भाई बहुत सारे पॉजिटिव पार्ट आसपास में है, अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो कहीं ना कहीं तो वो टकराएगा ना। तो डिफ्लेक्शन रेशियो जो 1:10,000 है वो तो नहीं होगा, बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना। ये एक रिबाउंड नहीं होना चाहिए 10,000 पे। 10,000 पे तो थाउजेंड्स ऑफ ज़्यादा होने चाहिए, 2,000, 3,000, 4,000 रे ऐसे होने चाहिए जो रिबाउंड होते हैं। बट यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट समझाने में नाकाम रहा। कौन सा मॉडल? थॉमसन मॉडल। वैसे ही नील बोहर का जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि रुथरफोर्ड का मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा क्यों नहीं समझा पाया। देखिए तीनों थियरी कंटिन्यूस है, लाइन में है, तीन थियरी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्या, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा, फिलहाल याद रख लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम नील बोहर मॉडल पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से रुथरफोर्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को नहीं समझा पा रहा है।
ठीक है। सो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं बच्चों। ध्यान रखिएगा, ये जो दोनों फिगर है खास देख लीजिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को आपको अंदर की साइड दिखाना है, बाहर की साइड पॉजिटिव पार्ट दिखाना है। रुदरफोर्ड का मॉडल भी मैंने आपको समझा दिया प्रॉपर, रेडी। और इसी तरीके से आपको खास दोनों के दोनों चीज़ों को लिखना है और 2 टाइम लर्न करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों खास। अब हम जो चैप्टर की ओर जा रहे हैं वो हमारा लीड टॉपिक रहेगा। अब तक हमने जो भी पढ़ लिया वो सारा का सारा बेसिक था, रेडी। बेसिक के अंदर हमने एटॉमिक मास पढ़ लिया, एटॉमिक नंबर पढ़ लिया, देन आफ्टर हमने अलग अलग टाइप के मॉडल के अंदर थॉमसन मॉडल पढ़ लिया, जे थॉमसन पढ़ लिया, रेडी। उसके बाद हमने रुदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया। ये सारी बातें बेसिक थी, यानी कि 9 तक आ गई थी। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे, उसके बाद नील बोहर का मॉडल पढ़ेंगे। तो ये सारी बातें थोड़ी डिटेल में है। तो अब 4th लेक्चर से बच्चों आप लोग ध्यान रखिए खास, 4th लेक्चर से जितनी भी चीज़ें आएगी वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और डीपली पढ़ना है आपको, स्पेशली नीट और जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बार पूछा जाता है उसके अंदर से। ओके, तो ध्यान रखिएगा और सारी बातों को 2 टाइम लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन, थैंक्स अ लॉट।